हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका जिनमें क्लासेस में। आज की क्लास में बात करेंगे सीपीसीटी के सेकंड पार्ट। यहाँ पे 25 फरवरी शिफ्ट 1 का पेपर सॉल्व किया जा रहा है। पिछले वीडियोस में हमने 17 से 18 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 19वें क्वेश्चन की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रिंटिंग में डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए, डीपीआई के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। अगर आप ये वीडियो सीरीज हम इसलिए तो कर रहे हैं ताकि आप आने वाले पेपर्स में अपनी तैयारी अच्छी कर सकें, क्योंकि पिछले ईयर जो पेपर दिए गए हैं उन्हीं के टॉपिक के आधार पर नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन वही हैं जो पिछले पेपर में पूछे गए थे, बस इस बार थोड़ा सा उन्हें चेंज करके थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। उस तरह से डीपीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो डीपीआई का मतलब होता है डॉट्स पर इंच। यहाँ पे हम प्रिंटर से होने वाले पेज की जो क्वालिटी है, उसमें जो पिक्चर आई है उसकी क्वालिटी को नापते हैं हम डीपीआई की मदद से। तो यूनिट है एक क्वालिटी को नापने की प्रिंटिंग की, इसे हम बोलते हैं डीपीआई, डॉट पर इंच। इसको आपको याद रखना होगा, इसमें ज़्यादा समझने वाला कुछ नहीं है। अगला है यहाँ पे एक पृष्ठ विवरण भाषा पीडीएल, यानी कि एक पेज डेफिनेशन लैंग्वेज हम इसे बोल सकते हैं, या पेज डिटेलिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं। विवरण मतलब डिटेल। पीडीएल यानी एक लैंग्वेज है जिसका विशेष रूप से विभिन्न प्रिंटिंग उपकरणों के बीच प्रिंटर सुविधाओं में कुशल और प्रभावी नियंत्रण के लिए विकसित किया गया। मतलब कि प्रिंटर को सही तरीके से काम कर सके, उसकी और भी ज़्यादा फीचर्स को हम एनहेंस कर सके, इसके लिए एक लैंग्वेज डेवलप की गई, जिसे हम पेज पृष्ठ विवरण भाषा पीडीएल या फिर ऐसा ही बोल सकते हैं, प्रिंटिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो इसी को नाम दिया गया है पीसीएल। पीसीएल का मतलब होता है प्रिंटर कमांड लैंग्वेज, ठीक है। प्रिंटर कमांड लैंग्वेज पीडीएल, ये किसने डेवलप किया था? ये एचपी कंपनी, जो एचपी के प्रिंटर्स आते हैं उन लोगों ने यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले, एचपी ने। तो ये आप याद रखना है, पीसीएल होता है प्रिंटर कमांड लाइन, और यह एक पीडीएल लैंग्वेज है। पीडीएल की लैंग्वेज यानी प्रिंटर की लैंग्वेज कौन सी है? तो पीसीएल। किसने डेवलप किया? एचपी ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, एएम रिसीवर की वंचित आवृत्ति बैंड को चुनने या स्वीकार करने की क्षमता और अन्य अवांछित को अस्वीकार करने के रूप में जाना जाता है। इसे हम बोलते हैं सिलेक्टिव। एएम रिसीवर जो होता है, जो वंचित आवृत्ति बैंड में चुनने स्वीकार करने की क्षमता या अन्य सभी अवांछित स्वीकारों को सिलेक्टिव के रूप में जाना जाता है। सेंसिटिविटी नहीं होता है, सुटेबिलिटी भी नहीं होता है और स्थिरता नहीं होता है। इसका सही आंसर है चयनित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम यहाँ पे, ये भी काफी सिंपल है। इमेज प्रारूप के संदर्भ में जेपीजी का पूर्ण नाम क्या है? तो पीएनजी, जेपीजी, जीआईएफ, इनके फुल फॉर्म आपको याद होने ही चाहिए। तो जो पूछे जाते हैं वो ज्यादातर जेपीईजी, जेपीजी, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। इसके अलावा जीआईएफ, ठीक है, पीएनजी, और सबसे फेमस हर बार पूछा जाता है पीडीएफ, ये तो सभी को याद ही है, ठीक है। पीडीएफ, पीएनजी, जीआईएफ, ये हमेशा आपको याद होने ही चाहिए। तो यहाँ पे जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये इसका सही आंसर है। वीडियो सिग्नल सांख्यिकी अतिरिक्तता, वीडियो सिग्नल सांख्यिकी अतिरिक्तता स्टैटिकल रिडंडेंसी का एक रूप प्रदर्शित करते हैं, और यह क्या कहलाती है? देखिए, वीडियो सिग्नल सांख्यिकी अतिरिक्तता के अंतर्गत रिडंडेंसी होती है। रिडंडेंसी क्या होती है? रिडंडेंसी टू टाइप्स की होती है, ठीक है। पहली जो रिडंडेंसी होती है इसे हम बोलते हैं यहाँ पे स्टैटिकल रिडंडेंसी। क्या बोलते हैं? स्टैटिकल रिडंडेंसी। और दूसरी होती है वो होती है पिक्सल रिडंडेंसी। पिक्सल या फिर इसे कोडिंग रिडंडेंसी भी बोला जाता है, कोडिंग रिडंडेंसी। तो कोडिंग रिडंडेंसी और स्टैटिकल रिडंडेंसी। अब यहाँ पे स्टैटिकल रिडंडेंसी के अंतर्गत दो तरह की होती है, एक पिक्सल रिडंडेंसी होती है और एक होती है टेम्पोरल रिडंडेंसी। एक स्टैटिकल्स के अंतर्गत एक होती है पिक्सल रिडंडेंसी और एक होती है टेम्पोरल रिडंडेंसी। तो जो ये वाली रिडंडेंसी जो होती है पिक्सल, ये इमेज के ऊपर काम करती है, यानी कि इमेज के पिक्सल्स को पता कराने, जैसे कि एक पिक्सल इधर है, दूसरे पिक्सल कहाँ है, इसका पता किया जाता है पिक्सल रिडंडेंसी से। लेकिन टेम्पोरल रिडंडेंसी से हम वीडियो वीडियो की क्वालिटी को, वीडियो के बारे में पता करते हैं। जैसे कि आपने एक कोई कार्टून शो देखा है, तो उसमें जैसे कि कोई कार्टून कैरेक्टर है, छोटा भीम है, तो एक इमेज है, फिर वो एक छोटा भीम दूसरे सीन में कुछ और कर रहा है, तो उसके बीच में वीडियो की रिडंडेंसी हो रही है, इसको हम टेम्पोरल रिडंडेंसी बोलते हैं। तो वीडियो सिग्नल, यहाँ वीडियो की बात हो रही है, इमेज की बात नहीं हो रही, तो इसका सही आंसर है टेम्पोरल रिडंडेंसी। अगर इमेज की बात होती है तो स्टैटिकल रिडंडेंसी के अंतर्गत आप इसका यूज कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं पिक्सल रिडंडेंसी, ठीक है। और कोड रिडंडेंसी तो बिल्कुल अलग होता है। और ये क्वेश्चन सीपीसी में क्यों पूछा आ रहा है, ये तो आउट ऑफ सिलेबस वाली बात ही है। एग्जाम को टफ बनाना इनका प्रयास है, तो अब ठीक है आ रहा है, तो आप इसको याद रखें, टेम्पोरल रिडंडेंसी वीडियो सिग्नल्स के लिए यूज किया जाता है। और स्पेशियल रिडंडेंसी जो होती है वो इसी का एक टाइप है, किसका? टेम्पोरल रिडंडेंसी और पिक्सल्स का, ठीक है। तो इसका सही आंसर है टेम्पोरल रिडंडेंसी। ये समझ में ना आया तो आप थोड़ा इग्नोर करें इसको, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, इस पेपर में आ गया।
यदि आप वेब पेज में किसी इमेज को प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब वेब पेज मतलब इंटरनेट से, है ना, इंटरनेट में मतलब कोई फाइल आप पढ़ रहा है उसको प्रिंट करना है, इमेज को प्रिंट करना चाहते हैं किसी इमेज, तो इसे क्या करना होगा? तो वेब पेज खोलेंगे, इमेज पर राइट क्लिक कर ओपन न्यू टैब, ओपन इमेज का चयन करें, कंट्रोल पी दबाएंगे, ओके एंटर, वेब पेज खुले। इसको हम प्रैक्टिकली एक बार कर ही लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। गूगल में मैंने कुछ भी सर्च किया, जैसे कि मैंने सर्च किया CPCT ही सर्च कर दिया, मैं गया यहाँ पर एक वेबसाइट पे चले जाते हैं हम, मैं इस पे चला गया। देखिए अगर मैंने इसको पूरा प्रिंट किया तो पूरा ही प्रिंट हो जाएगा, बट मुझसे बोला गया है, देखिए यदि आप वेब पेज से किसी इमेज को प्रिंट करना चाहते हैं तो देखिए इस इमेज को कैसे प्रिंट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रिंट का कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ओपन इमेज इन न्यू टैब, इस पर क्लिक करेंगे तो ये टैब एक अगली उसमें खुल जाएगी, अगली ये इमेज अगली टैब में खुल जाएगी। फिर आप कीबोर्ड पे Ctrl+P प्रेस करेंगे, प्रिंट का ऑप्शन आएगा, प्रिंट के ऑप्शन में देखिए अभी इमेज अकेली प्रिंट हो रही है, प्रिंटर चूज करेंगे कितनी कॉपी प्रिंट करनी है, कलर्ड करनी है, ब्लैक एंड व्हाइट, और प्रिंट बटन पे क्लिक करना और प्रिंट हो जाएगा। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हमें मिल चुका है। वेब पेज खोलें, इमेज चयन करें, Ctrl+P दबाएं तो ऐसा नहीं कर सकते। वेब पेज खोलें, इमेज पर राइट क्लिक कर ओपन इन न्यू टैब, यस, फिर Ctrl+P दबाएं, ओके एंटर। वेब पेज खोलें, इमेज पर लेफ्ट क्लिक कर नई विंडो में खोलें, Ctrl+P दबाएं, ऐसा भी नहीं होगा। तो सही आंसर हमें मिल चुका है, वेब पेज खोलें, इमेज पर राइट क्लिक करें, ओपन न्यू टैब पर क्लिक करें। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, क्रोम ब्राउजर के अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? क्रोम ब्राउजर में अंतिम टैब पर स्विच करने के लिए तो टैब्स क्या होती हैं? देखिए हम क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं, ये ऑलरेडी क्रोम ब्राउजर ओपन है, मेरे पास 1 2 3 और 4 टैब ओपन है। अगर आप न्यू टैब ओपन करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ टी को प्रेस करेंगे तो एक न्यू टैब ओपन हो जाएगी। आप कंट्रोल के साथ टैब का यूज करेंगे तो आप, सॉरी शिफ्ट के साथ नहीं, कंट्रोल के साथ टैब का यूज करेंगे तो आप टैब पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कंट्रोल टी से न्यू टैब आएगी, कंट्रोल टैब से आप टैब में स्विच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि अगर हम मान लीजिए इस टैब पर हैं और हमें सबसे लास्ट वाली टैब पर आना तो किस शॉर्टकट की से आएंगे? तो सही आंसर है Ctrl+9। तो जैसे आप Ctrl+9 दबाते देखिए आप यहाँ पे आ चुके हैं। ये केवल गूगल क्रोम पे काम करेगा, मोजिला फायरफॉक्स के अलग होते हैं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है Ctrl+9। तो ये तो याद ही रखना पड़ेगा आपको। बाकी मैंने बता दिया आपको, Ctrl+T से क्या होता है, एक न्यू टैब आती है, न्यू टैब, और Ctrl+टैब से हम स्विच कर सकते हैं टैब में, ठीक है, एक टैब से दूसरे टैब में, और Ctrl+9 से हम लास्ट टैब में जा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इंटरनेट के संदर्भ वीपीएन का फुल फॉर्म, तो ये तो फुल फॉर्म है, तो ये आपको याद ही होगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और वीपीएन क्या होता है ये भी हम बता देते हैं। वीपीएन का मतलब होता है जैसे कि आप हमारी इंटरनेट का यूज कर रहे हैं तो आपकी जो लाइव लोकेशन है वो भी जाती है कि आप किस डिवाइस से और किस लोकेशन पे इंटरनेट चला रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी लोकेशन बदलना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इंटरनेट पे मेरी प्रेजेंट इस तरह से हो कि जैसे कि मैं कंप्यूटर यूएस से चला रहा हूँ, तो आप इंडिया में बैठे बैठे अपनी लोकेशन यूएस सेट कर सकते हैं वीपीएन की मदद से। वीपीएन क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, एक ऐसा नेटवर्क जिसकी वजह से हम इंटरनेट पर हम धोखा देते हैं एक तरीके से कि हमारी लोकेशन को हम चेंज करने के बाद। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसे कुछ वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट्स को हमें ओपन करना है, बट वो जैसे कि इंडिया में बैन होती है वेबसाइट, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उन वेबसाइट को यूएस के नेटवर्क से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, यानी कि रहेंगे वो इंडिया में, रिक्वेस्ट जाएगी पहले यूएस में, यूएस से उस साइट की ओपन होगी, तो वो वेबसाइट कहाँ ओपन हो रही है? यूएस में। और हम क्या ओपन कर रहे हैं? यूएस की वेबसाइट को। तो यहाँ पे इंडिया की गवर्नमेंट को या इंडिया को ये समझ में नहीं आएगा कि हम उस वेबसाइट को ओपन कर रहे हैं। इंडिया को तो पहले रिक्वेस्ट यही जाएगी ना, यूएस की। तो इस तरह का वर्चुअल नेटवर्क बनाया जाता है, इसे हम बोलते हैं वीपीएन। आप किसी भी कंट्री से कनेक्ट कर सकते हैं इसे, कुछ पेड होते हैं कुछ फ्री होते हैं। वीपीएन यूज करना अपने आप में सही भी और गलत भी, ये जरूरत पड़ने पर हम यूज कर सकते हैं। बहुत से लोग उसका अर्निंग के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि एडसेंस पे अर्निंग होती है। बाहर के जब लोग ऐड देखकर क्लिक करते हैं तो ज्यादा पैसा रेवेन्यू जनरेट होता है वेबसाइट ओनर को, तो वो लोग भी वीपीएन का यूज करते हैं। तो वीपीएन क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, याद रखें। अगला है यहाँ पे कि रीइंस्टॉलेशन अटैक प्रोटोकॉल के विरुद्ध एक जटिल हमला है। तो की रिस्टोरेशन अटैक प्रोटोकॉल, कौन से प्रोटोकॉल्स? तो ये की रिस्टोरेटर आज से 4 से 5 साल पहले काफी ज्यादा फेमस हुआ था। क्रैक, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं क्रैक, इसका फुल फॉर्म होता है की रीइंस्टॉलेशन अटैक, ठीक है। अटैक का ए और अटैक में यूज किया गया है, की रीइंस्टॉलेशन अटैक प्रोटोकॉल के विरुद्ध। किसके प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल मतलब होता है रूल्स जो बने गए हैं वो। तो ये टीसीपी पे था, आईपी पे था, वेब 2 पे था या एचटीटीपी? तो ये था वेब 2 पे। वेब 2 क्या होता है? जैसे कि आप अपने मोबाइल में इंटरनेट चलाते हैं, ठीक है, तो आपके जो वाईफाई होता है उस वाईफाई पे अटैक किया गया था यहाँ पे की रजिस्ट्रेशन अटैक द्वारा। अगर डिटेल में जाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा,
फिर भी एक बार मैं कोशिश कर लेता हूँ। इंस्क्रिप्शन आप जानते हैं, जैसे मैंने पहले ही समझाया था। तो इंस्क्रिप्शन में जब भी आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं, तो आपके वाईफ़ाई के थ्रू ही वो वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है डेटा दूसरी जगह पर, और फिर वहाँ से हमें आंसर मिलता है, वो आपके वाईफ़ाई के थ्रू वापस से आपको डिस्प्ले होता है। इंस्क्रिप्शन में ये होता है कि अगर आपका डेटा कोई और द्वारा रीड किया जाएगा, तो उसको पढ़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि इंस्क्रिप्टेड है। उसे ज़रूरत पड़ेगी की, और की हर बार बदलती है, जिससे आपका डेटा सिक्योर होता है। बट की रेज़ोल्यूशन अटैक के अंतर्गत हैकर इस की को भी सेट कर सकते थे, यानी की को 0 सेट कर दिया उन्होंने, जो अभी अटैक आया था 4 से 5 साल पहले। और उस 0 को सेट करने के बाद अब जो भी डेटा आ रहा था, वो हैकर्स उसको रीड कर पा रहे थे। इस कारण से आप जो भी इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे थे वहाँ पे, चाहे आपका पैन कार्ड नंबर हो, चाहे फिर आपका आधार कार्ड नंबर है, कुछ भी डिटेलिंग हो, आप इंटरनेट पे जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, सब आपकी ट्रैक हो रही है, जिसके आधार पे आपकी सिक्योरिटी पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी। इसका लिए फिर बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने नया अपडेट लॉन्च किया था। एंड्रॉइड के लिए भी नए अपडेट्स आए थे, पर ये तो काफ़ी पुरानी बात है। अब तो इसकी सिक्योरिटी आ चुकी है, बट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे हमें आंसर करना है कि रेजिस्ट्रेशन अटैक या क्रैक जो अटैक था वो वाईफाई के लिए था, WPA2 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम किसको सपोर्ट करता है? तो 60 हेक्साबाइट रैम को। ठीक है, 64 बिट प्रोसेसर अगर युक्त आपका कंप्यूटर है, तो वो 60 एक्साबाइट, अब ये एक्साबाइट होता है, एच पता नहीं क्यों लगा हुआ है, एक्साबाइट होता है ना, एक्साबाइट, एक्साबाइट को सपोर्ट, और एक एक्साबाइट में कितने जीबी होते हैं? तो एक पेटाबाइट्स। ठीक है, एक पेटाबाइट्स यहाँ पे होता है, एक एक्साबाइट, मतलब एक एक्साबाइट बहुत बड़ी यूनिट होती है, और यहाँ पे 60 एक्साबाइट लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे लगभग मैं बोल सकता हूँ 2 TB, 2 TB तो मिनिमम हो जाता है। जो विंडो 10 जो आता है, वो विंडो 10 2 TB तक सपोर्ट करता है, और 128 GB के आसपास जो लिमिटेड एडिशन आते हैं विंडो 10 के, वो रैम को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जनरली 64 बिट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो 60 एक्साबाइट तक की रैम को सपोर्ट कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है, डेटा को प्रोसेस करने के लिए 60 एक्साबाइट रैम तक का सपोर्ट करता है कौन? 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। 64 ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट प्रोसेसर पे ही सपोर्ट करता है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सा यूपीएस मिशन महत्वपूर्ण प्रणाली में सबसे अच्छा विकल्प है? तो डबल कन्वर्सेशन यूपीएस, यह है यूपीएस मिशन महत्वपूर्ण प्रणाली। मिशन महत्वपूर्ण प्रणाली मतलब होता है मिशन क्रिटिकल सिस्टम के लिए डबल कन्वर्सेशन यूपीएस सपोर्टेड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा अमेजोन में कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को स्टोर करता है? काफी बार हम कर चुके, क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है, एक बार प्रैक्टिकली अमेजोन में देख लेते हैं। यहाँ पे अमेजोन का ही क्वेश्चन है। देखिए अमेजोन में मैंने कुछ भी टाइप किया, यहाँ पर ये कुछ भी टाइप किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी, और अगर मैं फिर से कॉपी करूँगा कंट्रोल C से, ये मैंने सेलेक्ट किया और फिर मैंने किया कॉपी, और फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्लिपबोर्ड, तो देखिए क्लिपबोर्ड आ चुका है, इस पर क्लिक करने से आता है। तो क्लिपबोर्ड क्या करता है, जो भी हम कट कॉपी करते हैं क्लिपबोर्ड रख लेता है, फिर जैसे हम क्लिक करते हैं पेस्ट कर देता है उसको इस तरीके से। तो इससे आपका काम आसान हो जाता है, आप एक टाइम पे कई सारी चीज़ें कॉपी करके रख सकते हैं। नहीं तो होता है क्या, जब हम कुछ कॉपी करते हैं पेस्ट करते हैं, तो लास्ट टाइम वही पेस्ट होता है जो कॉपी किया था, ये देखिए, बट यहाँ से हम पिछला भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये क्लिपबोर्ड होता है। क्वेश्चन यही था, कौन सा कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट को स्टोर करता है? क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट है यहाँ पे, WW के लिए पहले ग्राफिकल ब्राउजर का नाम दिया गया था मोजेक, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। पहला ग्राफिक ब्राउजर, ग्राफिक मतलब जिसमें बटन हो, क्लिक करने के लिए ऑप्शन हो, सिंगल सी वैसा ना हो, कैसा, करेक्टर यूजर इंटरफेस। करेक्टर मतलब कमांड्स के थ्रू हम सर्च नहीं करते थे, हम डायरेक्ट बटन होते थे उसके क्लिक करके सर्च करते थे, जिसे हम GUI बेस्ड एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। इंटरनेट का एक उदाहरण है, तो इंटरनेट का एक उदाहरण है, जो पेन जो होता है वो होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्क का उदाहरण है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये भी नेटवर्क का उदाहरण है। लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी नेटवर्क का उदाहरण है। और एक और होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये भी किसका उदाहरण है? नेटवर्क का ही उदाहरण है। लेकिन इंटरनेट, इंटरनेट हम किसको बोलते हैं? जो पूरी दुनिया में फैला हो, यानी कि वैन। तो वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट का एक उदाहरण है। ठीक है, पैन पर्सनल नेटवर्क को बोलते हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल को, अपने प्रिंटर को, अपने लैपटॉप से कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेते हो, आपके पर्सनल नेटवर्क बन चुका है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कैसा होता है, जो सिटी टू सिटी वेरी करता है, जैसे बिल्डिंग से बिल्डिंग में कनेक्शन आपका हो रहा है, यानी थोड़े से बड़े स्तर पे। लैन नेटवर्क क्या होता है, लोकल एरिया में फैला होता है, जैसे कि आपके ऑफिस के अंदर जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं, वो सब लोकल एरिया नेटवर्क में आएंगे। वैन वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में फैला होता है, पूरी दुनिया में एक ही नेटवर्क फैला हुआ है, कौन सा? इंटरनेट। तो इसका एग्जाम्पल है वैन। प्लग इन क्या है? तो प्लग इन क्या होता है, यह एक सॉफ्टवेयर है
यह एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो होस्ट प्रोग्राम को स्वयं बदले बिना होस्ट प्रोग्राम में नए फंक्शन जोड़ता है। देखिए प्लगइन्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मौजूद है, अब आप इसमें कुछ और नई चीज़ चाहते हैं तो आप उसको प्लग इन कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, प्लग इन। तो प्लग इन हर सॉफ्टवेयर के अवेलेबल्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में मान लें, ये है मेरे पास गूगल क्रोम। ठीक है, गूगल क्रोम है ये मेरे पास। इस गूगल क्रोम को जब मैं यूज़ करता हूँ तो बहुत सी वेबसाइट्स ओपन होती हैं, जैसे कि ये वेबसाइट ओपन हुई। अब इस वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट्स आ रहा है, मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट पे विज्ञापन ना आए। ठीक है, जब भी मैं इंटरनेट चलाऊँ मेरे कंप्यूटर पे विज्ञापन ना आए, तो हम गूगल क्रोम के अंदर एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। जी हाँ, एक प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी प्लगइन को इसमें एक्सटेंशन बोला जाता है। तो इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सेटिंग्स में, यहाँ पर। और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा एक्सटेंशंस। ये एक तरह की प्लगइन ही है जो हमारे गूगल क्रोम को अच्छा बना देगी। प्लगइन का नाम मैं यहाँ पे सर्च करूँगा जो भी मुझे चाहिए। तो देखिए इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ओपन क्रोम वेब स्टोर। ऐसे आप अपने एमएस वर्ड में प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाकर। एक्सेल में अलग से कुछ भी नए टूल्स ऐड कर सकते हैं प्लगइन्स की मदद से। तो प्लगइन क्या करता है, आपके जो मौजूदा सॉफ्टवेयर है उसको और अच्छा कर देता है। आपकी जरूरत के हिसाब से आप अपने और भी एक्स्ट्रा प्लगइन्स को ऐड कर सकते हैं। प्लगइन आपको समझ में नहीं आया तो सरल शब्दों में समझे, जैसे आपके पास फोन है तो फोन तो आपके पास है ही, लेकिन आप क्या करते हैं, फोन में ऊपर से एक स्क्रीन लगवा लेते हैं जिससे आप स्क्रीन को क्रैक होने से बचा देते। तो एक तरह की प्लगइन ही है। आप बैक कवर कर लेते हैं अच्छा, ताकि आप उसको पकड़ने में आपको अच्छा लगे, गिरने पे उसमें खराबी ना हो। तो ये एक तरह की प्लगइन्स ही है, यानी छोटे छोटे अपडेट्स कर देना, उसमें अलग से कुछ जोड़ देना, वो प्लगइन कहलाता है। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे एड ब्लॉकर, तो ये मैं एड ब्लॉकर नाम के प्लगइन जो है उसमें ऐड कर दूंगा। देखिए ऐड ब्लॉक किया आ चुका है। और यहाँ पे आने के बाद मैं एड ब्लॉकर को इंस्टॉल कर दूंगा। बस इसी को इंस्टॉल करना है, ये आपके क्रोम में ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आप कोई वेबसाइट खोलेंगे तो ऑटोमेटिक उन्हें ऐड को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ये देखिए ऐड ब्लॉक फॉर यूट्यूब के लिए भी है। ऐसे कई सारे इसमें प्लगइन्स आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे ही अमेजन फ्लिपकार्ट वेब में प्रोडक्ट आता है और आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो आप यहाँ पे कई सारे प्लगइन आपको ऐसे मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो इस तरह के बहुत सारे यूजफुल प्लगइन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो प्लगइन अब मुझे नहीं लगता आप भूलेंगे। तो ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होस्ट प्रोग्राम को स्वयं बदले, यानी उसको बिना कुछ चेंज किए अलग से कुछ नए फंक्शन जोड़ देता है, ऐसा हम बोलते हैं प्लगइन। गूगल कैलेंडर लैब्स में पूरी दुनिया के समय पर निगाह रखती है वर्ल्ड क्लॉक। तो याद रखना है आपको वर्ल्ड क्लॉक, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं। अगला है एमएस वर्ड 2019 में सेव एज कमांड चुनने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग करते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार सॉल्व किया है। तो सही आंसर F12 ही है। कंट्रोल प्लस एस से तो हम सेव करते हैं। सेव कोई फाइल को फिर से सेव करना हो नए नाम से तो हम F12 अकेला प्रेस कर सकते हैं। ये सेव एज का शॉर्टकट है F12। वेब लेआउट विकल्प Amazon 2019 में किस टैब में उपलब्ध है। तो वेब लेआउट है ना, वेब लेआउट मतलब इंटरनेट के पेज पर कैसा दिखेगा हमारा डॉक्यूमेंट, उसका व्यू अगर हमें चेक करना है तो हमें कहाँ पे दिखता है, व्यू में। तो व्यू में 5 तरह के व्यूज होते हैं। एक जो व्यू होता है उसे हम बोलते हैं नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू मतलब जैसे दिखता है नॉर्मल बिल्कुल। दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं वेब लेआउट व्यू, यानी इंटरनेट के पेज पर हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा उसे वेब लेआउट। तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं प्रिंट लेआउट, प्रिंट करने पर हमारा डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा उसे प्रिंट लेआउट व्यू बोलते हैं। अगला जो होता है इसे हम बोलते हैं यहाँ पे रीडिंग लेआउट व्यू, रीडिंग, या रीडिंग को हम ऐसा ही बोलते हैं फुल स्क्रीन लेआउट। फुल स्क्रीन मतलब पूरा पेज फुल स्क्रीन पे हो जाएगा, पढ़ने के लिए, पढ़ने की लेआउट बन जाएगी। और लास्ट जो होता है उसे बोलते हैं आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में आपको हेडिंग्स अलग से दिखाई देती हैं ताकि हेडिंग्स की मदद से अपने डॉक्यूमेंट जल्दी से पढ़ सकें। तो ये 5 तरह के व्यूज हमें देखने को मिलते हैं और ये सारे ऑप्शन कहाँ होते हैं, व्यूज में। ड्रॉप कैप फंक्शन 2019 में निम्नलिखित किस टैब में उपलब्ध है। तो 2019 में या किसी भी वर्जन में ड्रॉप कैप एक ही जगह मौजूद होता है, वो होता है इंसर्ट टैब में। तो इंसर्ट में आपको ड्रॉप कैप देखने को मिलता है। तो ये तो याद रखना है आपको। ड्रॉप कैप, ड्रॉप कैप क्या करता है, आप किसी भी पहले अक्षर को बड़ा करके सकते हैं। जैसे कि आपने पैराग्राफ लिख रहे क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, तो क्यू को बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया जाएगा और फिर आगे लिखा जाएगा, जैसा कहानी और समरीज में होता है। तो ये ड्रॉप कैप कमांड करती है। ग्राहक खरीद के संदर्भ में पीओएस का पूर्ण रूप क्या है। तो पॉइंट ऑफ सेल्स, पॉइंट ऑफ सेल्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप शॉप पर हैं और वहां कुछ खरीदारी हो रही, तो आप जब कुछ खरीदते हैं तो आपको एक छोटा सा लंबा सा बिल दे दिया जाता है। इस बिल को हम बोलते हैं पीओएस इनवॉइस। पीओएस इनवॉइस किसके लिए दिया जाता है, कस्टमर के लिए। कस्टमर कौन होता है, जो रेगुलर आ रहे हैं शॉप पर बदल बदल कर। एक शॉप या मॉल्स के अंदर जो बिल दिए जाते हैं उन्हें पीओएस इनवॉइस बोलते हैं। टैली की मदद से पीओएस इनवॉइस बनाई भी जाते हैं, टैली इनवॉइस। अलग से भी कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं इनवॉइस के, पीओएस इनवॉइस बनाने के। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ सेल्स का सही आंसर होता है पॉइंट ऑफ सेल।
ग्राहक खरीदी के संदर्भ में पीओएस का पूर्ण रूप है पॉइंट ऑफ सेल्स। एमएस एक्सेल में यदि आप समान दूरी की कई संख्यात्मक लेवल विद्यमान है तो विशेष रूप से वर्ष तो चार्ट सर्वोदय उपयुक्त प्रकार का चार्ट होता है लाइन चार्ट। हाँ, अगर एक समान है तो आप लाइन चार्ट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे एमएस एक्सेल में लाइन चार्ट के मामले में कौन सा कथन सत्य है? यह चार्ट समान रूप से स्केल किए गए अक्ष पर समय के साथ निरंतर डेटा दिखा सकता है। बिल्कुल सही, ऊपर सेम क्वेश्चन पूछा था लाइन चार्ट के ऊपर, वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया। अमेज़न 2019 में कैपिटलाइजेशन के लिए विभिन्न विकल्पों को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। ऑटो करेक्ट टैब, केस चेंज टैब, कैपिटलाइजेशन टैब, कस्टमाइज। तो ऑटो करेक्ट टैब से, ऑटो करेक्ट टैब कहाँ मिलेगा आपको? एमएस वर्ड में जब आप ऑप्शंस के अंदर प्रूफिंग पे जाते हैं तब आपको दिखा देता है। वहाँ पे कैपिटलाइजेशन क्या होता है, देखिए एमएस वर्ड पे हम जाते हैं एक बार। यहाँ पे मैंने इस सबको डिलीट किया, और यहाँ पे मैंने लिखा मान लीजिए राम, और जैसे मैं स्पेस दबाऊंगा ऑटोमेटिक कैपिटल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऐसी सेटिंग है ऑटो करेक्ट पे। ऑप्शंस में जाइए, यहाँ पे फाइल में, ऑप्शंस में जाने के बाद प्रूफिंग पे जाइए और यहाँ पे ऑटो करेक्ट आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, इसे आप टिक हटा दीजिए। तो आप इसे अब डिसेबल कर चुके हैं और फिर से टिक कर देंगे तो इनेबल हो जाएगा। इससे ऑटोमेटिक अब कैपिटल नहीं होगा अगर मैं टिक हटा देता हूँ। तो ये भी आपको याद रहेगा। अगला यहाँ पे एमएस वर्ड 2016 दी गई आकृति दी गई है। मार्जिन सेटिंग निम्न में से कौन सी शैली है? तो ये किस तरह की शैली है मार्जिन में? तो मिरर्ड, नॉर्मल, मॉडरेट। तो ये जो बहुत ही सक्रिय है, देख रहे हैं आप, सक्रिय को हम नैरो बोलते हैं, तो इसका सही आंसर नैरो ही है। अगर ये थोड़ी इस तरह से होती, कैसे? जैसे कि ये पेज है आपका, देखिए कुछ इस तरह से होती, तो यहाँ पर हम इसे बोलते हैं तरह से नॉर्मल। लेकिन ये और भी ज़्यादा बड़े होती तो इसे बोलते हैं मॉडरेट। मॉडरेट बहुत ज़्यादा मार्जिन होते हैं, मिरर्ड में थोड़े होते हैं। मिरर्ड में मतलब दो तरह से दिखाई देता है, इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो इसका सही आंसर नैरो ही है। एमएस वर्ड में भी आप एक बार लेआउट में हम जाएंगे, मार्जिन में देखिए ये नॉर्मल है, ये देखिए नैरो है बिल्कुल पतले, ये देखिए मॉडरेट में कैसा होता है, और देखिए मिरर्ड में कैसा होता है। मिरर्ड में दो पेज में इस तरह दिखाई देता है, और वाइड में क्या होता है, लेफ्ट राइट ज़्यादा होता है, टॉप बॉटम कम होता है। जबकि मॉडरेट में भी टॉप बॉटम कम ज़्यादा होता है और लेफ्ट राइट जो होते हैं कम होते हैं, उल्टा होता है वाइड और मॉडरेट। नेक्स्ट है यहाँ पर दीप्ति इंडेंट को लागू करना चाहती है। दीप्ति मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है। वह अमेरिका 2019 में ऊर्ध्वाधर रूलर खोजने में असमर्थ है। ऊर्ध्वाधर रूलर खोजने में असमर्थ है। ऊर्ध्वाधर का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ा इंग्लिश में चेक कर लें। यहाँ पे इंडेंट्स बट अनेबल टू फाइंड द वर्टिकल रूलर। वर्टिकल का मतलब होता है खड़े में, यानी कि ऐसी वाली रूलर उसे नहीं मिल रही है। ठीक है, कैसी वाली? ऐसी वाली जो इस तरफ होती है रूलर, स्केल, सॉरी इस तरफ तो नहीं होती, वो इस तरफ होती है ना। एक होती है टॉप में हॉरिजेंटल और एक होती है इस तरफ रूलर होती है। ऊर्ध्वाधर रूलर खोजने में असमर्थ है। इस मामले में उसे फाइल टैब पर जाना होगा, एडवांस का चयन करके अंतर्गत शो वर्टिकल रूलर प्रिंट लेआउट व्यू के चेक बॉक्स का चयन करना होगा। तो किस पे चयन करके? डिस्प्ले के अंतर्गत है ना, यहाँ पे डिस्प्ले के अंतर्गत। तो यहाँ पे हम जाते हैं फिर से ऑप्शन एडवांस में, फाइल पे जाएंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमें क्लिक करना होगा एडवांस पे। देखिए एडवांस, एडवांस के अंतर्गत आपको ऑप्शन करना होगा यहाँ पे डिस्प्ले के सेक्शन में। तो देखिए यहाँ नीचे की तरफ आते हैं हम, पेन लिखा हुआ है, चार्ट लिखा हुआ है, कट कॉपी लिखा हुआ है। सो डॉक्यूमेंट्स कंटेंट में यहाँ पे नीचे तरफ आएंगे, देखिए ये डिस्प्ले है, और डिस्प्ले सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सो हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, सो वर्टिकल स्क्रॉल बार। ये स्क्रॉल बार की भी बात हो रही है। सो वर्टिकल रूलर इन प्रिंट लेआउट व्यू, अगर इसे टिक हटा देंगे तो प्रिंट लेआउट में स्क्रॉल रूलर नहीं आएगी, कैसे क्लिक कर देंगे आ जाएगी। तो ये इस करेक्ट आंसर सही है। काफ़ी ज़्यादा अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए ये प्रिंट लेआउट व्यू है जो हमें व्यू में देखने को मिलते हैं, ये प्रिंट लेआउट व्यू। और ये देखिए आप, ये है हॉरिजेंटल रूलर और ये है वर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेज़न 2019 में कंट्रोल एच का काम क्या होता है? तो फाइंड और रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलता है, रिप्लेस टैब को क्रियाशील करता है। तो रिप्लेस टैब कंट्रोल एच से हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी वर्ड को। रिप्लेस का मतलब होता है जैसे कि पूरे टेक्स्ट में मान लो कहीं पर लिखा हुआ है साई, तो हम रिप्लेस करके पूरे मैटर में कर सकते हैं राम। किसी भी स्पेलिंग को चेंज करना रिप्लेस की मदद से हम कर पाएंगे। एक दस्तावेज के साइड पार्स मार्जिन टॉप अंदर इनसाइड मार्जिन के अतिरिक्त स्थान को जोड़ता है, उसे बाउंड करने की योजना को गटर मार्जिन कहते हैं। यानी कि मार्जिन तो एक होता है जो पेज के चारों तरफ जगह छोड़ देता है, ठीक है, लेकिन एक होता है गटर मार्जिन। जैसे कि ये पेज आप देख रहा है तो ये टेक्स्ट है, तो इसे क्या बोलते हैं? मार्जिन। लेकिन आप इस तरफ अगर देखेंगे, ये जो दिख रहा है इसे गटर मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको इसे, तो इसे हम छोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम गटर मार्जिन बोलते हैं। ये एमएस वर्ड की पेज सेटिंग्स में आप कर सकते हैं। ट्रैक परिवर्तन, ट्रैक चेंज को लागू करने के कुछ चरण, मतलब ट्रैक चेंज कमांड बिना क्रम के बताया गया, उन्हें क्रम सही क्रम में व्यवस्थित करना। तो ट्रैक चेंज कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें से सॉल्व कर सकते हैं आप, नहीं तो ट्रैक चेंज करने का तरीका अमेज़न में ही देख लेते हैं।
सबसे पहले आपको क्या जाना पड़ेगा, यहाँ पर जाना पड़ेगा आपको रिव्यू में। रिव्यू में आपको ऑप्शन दिखाई देगा ट्रैक चेंज, तो आपको रिव्यू टैब में जाना है, ट्रैक चेंज पे क्लिक करना है। कमांड एक्टिवेट हो चुकी है और इसके बाद आप कुछ भी करेंगे तो ट्रैक होगा, मतलब हाईलाइट होगा, रेड होगा। कुछ भी करेंगे, कुछ मिटाएंगे तो पता चल जाएगा। ट्रैक चेंज कमांड अगर आपको डॉक्यूमेंट में कोई भी कुछ करता है तो आपको पता चल जाता है, एक तरह से ट्रैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा पर्पस है जैसे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, अब आपके बॉस को या सीनियर को चेक करवाना है, तो वो तो चेक कर देंगे, लेकिन आपने गलतियाँ की उन्हें पता कैसे चलेगा? तो आपके सीनियर का करेंगे, ट्रैक चेंज कमांड को अप्लाई कर देंगे, फिर वो जो भी गलतियां करेंगे वो रेड होंगे उसमें, मतलब जो भी सुधार करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा आपने क्या क्या गलतियां की। फिर बाद में आप उन गलतियों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो जो उन्होंने सुधार किया है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, या फिर आप उन सुधारों को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट रिजेक्ट दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। रिजेक्ट अगर हम कर देंगे, देखिए वापस से नॉर्मल हो गया। और ट्रैक चेंज हम हटाने के लिए किसी पे क्लिक कर दें, ट्रैक चेंज हट जाएगा। अब हम देखते हैं ऑप्शंस के हमारे पास। रिव्यू टैब पर ट्रैकिंग समूह में ट्रैक चेंज बटन पर क्लिक करें, ट्रैक चेंज बटन हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को खोले जिसे आप संशोधित करना चाहते हैं। टेक्स्ट या ग्राफिक हटाने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए, फॉर्मेट के लिए वंचित परिवर्तनों को आप कमेंट्स भी जोड़ सकते हैं। बैगल ग्रुप से स्टेटस बार पर ट्रैक चेंज संकेत को लाएं, स्टेटस बार पर राइट क्लिक करें, ट्रैक चेंज पर क्लिक कर ट्रैक चेंज को चालू या बंद करने के लिए स्टेटस बार पर ट्रैक चेंज इंडिकेटर पर क्लिक करें। तो देखिए बी मतलब पहला, सबसे पहले डॉक्यूमेंट को खोलना पड़ेगा हमें, तो ये बिल्कुल सही है कि पहले वही डॉक्यूमेंट को खोल तो लें। डॉक्यूमेंट खोलने से आप संशोधित करना चाहते हैं, फिर रिव्यू टैब पे ट्रैकिंग समूह में ट्रैक चेंज बटन पर क्लिक करें, जिससे ट्रैक चेंज हाईलाइट हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास, वैकल्पिक रूप में स्टेटस बार में ट्रैक चेंज, आप चाहें तो ट्रैक चेंज हो रहा है कि नहीं उसको स्टेटस बार पे भी ला सकते हैं, स्टेटस बार पर राइट क्लिक करके। ठीक है, तीसरे नंबर पे ये होगा। और टेक्स्ट या ग्राफिक डालने, हटाने, स्थानांतरित करने, फॉर्मेट करने, वंचित परिवर्तन करें, आप कमेंट्स भी जोड़ सकते हैं। तो ये आप फिर उसके बाद चेंजेस करके देख रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं। तो चौथे नंबर पर होगा। तो सही आंसर है BADC, है ना। BACD नहीं है, तो बी वाले तो देखो सिमिलर है, उस डॉक्यूमेंट को खोलें। फिर कंफ्यूजन होती है ए में कि रिव्यू टैब पर क्लिक करें, या फिर डी वाले वैकल्पिक स्टेटस बार पर ट्रैक चेंज पर क्लिक करें। अगर आपने ऑप्शंस किया हुआ तो आपको पता है कि पहले यही अप्लाई करना पड़ेगा, उसी के बाद सारे ऑप्शंस खुलेंगे। और सी में तो फिर ये तो होगा ही नहीं, है ना, तो क्योंकि ट्रैक चेंज के बाद ही तो आप ये करेंगे। तो सही आंसर इसका BADC। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, Amazon 2019 में निम्नलिखित कौन सा हेडर को संदर्भित करता है? तो यह एक यह एक दोहराव वाला टेक्स्ट है। दोहराव मतलब जो रिपीट होता है। देखिए हेडर फूडर के बारे में आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात क्या, हेडर और फूडर। तो हेडर होता है पेज के ऊपर और फूडर होता है पेज के नीचे। हेडर फूडर के संबंधित आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात तो ये याद रखनी है कि हेडर ऊपर होता है, फूडर नीचे होता है। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि हेडर फूडर में आप जो भी लिखते हैं, हेडर फूडर में आप जो भी लिखते हो हर पेज पे आता है। मतलब अगर ये आपका पेज है तो हेडर ऊपर होता है, फूडर पेज के नीचे होता है। और इस हेडर फूडर में आप जो लिखते हैं वो हर पेज पर आता है। ठीक है, तो जो भी बात आप हर पेज पे दिखाना चाहते हो उसे आप कहाँ लिखते हैं, हेडर या फूडर में। अब ऊपर दिखाना चाहते हो तो हेडर में, नीचे दिखाना चाहते हो तो फूडर में। तो ये दोहराव वाला टेक्स्ट है जो आपके प्रिंटेड डॉक्यूमेंट में प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर दिखाई देता है। जी हाँ, हेडर की सही डेफिनेशन यही है। हेडर फुटर आप लगा सकते हैं इंसर्ट से। अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा एमएस वर्ड होम टैब पर विकल्प नहीं है? तो टेबल आपको इंसर्ट में मिलता है, फॉन्ट पैराग्राफ स्टाइल आपको होम टैब में ही मिल जाते हैं। टेबल से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। टेबल इंसर्ट करने का भी शॉर्टकट होता है, कीबोर्ड से आप ट्राई करिएगा एमएस वर्ड पे। आप दबाइए प्लस, फिर आप दबाइए माइनस 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 माइनस, फिर आप प्लस, फिर माइनस 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 माइनस, फिर प्लस, जितना चाहो उतना ले जा सकते हैं। इतना लिखने से आपके सामने कुछ इस तरह की टेबल बन जाएगी। ये कॉलम उतनी बड़े बनेंगे जितने आपने माइनस दबाए। तो देखिए आपकी टेबल बन चुकी है इस तरीके। और आप इसमें आप कुछ भी लिखेंगे और फिर टैब बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक नेक्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो आप प्लस माइनस माइनस से भी शॉर्टकट तरीके से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ये भी कभी पूछा जा सकता है। उपयोगकर्ता एक ही समय में कितने एमएस खोल सकता है? उतने ही कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम संभाल सकते हैं, यानी कि ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आपकी रैम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी रैम की क्षमता जितनी होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम जितना अच्छा होगा, आप उसमें जितने चाहो उतने एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स खोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि 3 खोल सकते हैं एक ही, जितने चाहो उतने खोल सकते हैं। Amazon सोलम डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होता है? तो पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, आपका पेज जो Amazon में ओपन होता है वो इस तरीके से ओपन होता है। ठीक है, पावर पॉइंट में इस तरीके से ओपन होता है। दोनों पेज के साइज सेम ही है, बस ये ओरिएंटेशन कैसा है, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। तो खड़े में ओपन होता है, जी हाँ खड़े में होता है। लैंडस्केप तो बाद में आप कर सकते हैं पेज ओरिएंटेशन की मदद से। तो पेज आपका हमेशा इस तरह से आता है। ठीक है, और पावर पॉइंट में हमेशा ओरिएंटेशन लैंडस्केप ही होता है। तो यहाँ पे सही आंसर वर्टिकली पूछ रहे हैं तो पोर्ट्रेट। विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट द टेक्स्ट फंक्शन ऑफ एमएस एक्सेल? तो टेक्स्ट फंक्शन नहीं है।
तो राइट लेफ्ट मिड तीनों ही टेक्स्ट फंक्शन होते हैं। सही आंसर ऐड है, एंड इसका टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, यानी टेक्स्ट मतलब अक्षरों पे काम नहीं करता। राइट लेफ्ट मिड अक्षरों पे काम करते हैं बट एंड नहीं करता है। लास्ट क्वेश्चन है, एफटीपी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल का उपयोग अपलोड करने और डाउनलोड करने के लिए, दोनों के लिए किया जा सकता है। तुम्हें आपको पेपर समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।